लास्ट टाइम प्रोटीन के प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स देखे थे, है ना। आज क्या देखेंगे? पहले तो ये समझेंगे नेटिव प्रोटीन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिव प्रोटीन? नेटिव प्रोटीन होता है ऐसा प्रोटीन जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम से पाया जाता है, जिसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, वो यूनिक 3D स्ट्रक्चर होता है, एंड उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या होती है? यूनिक, ठीक है, डिफरेंट। तो यूनिक 3D स्ट्रक्चर एंड यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, है ना। तो हम बोल देते हैं नेटिव प्रोटीन। अब नेटिव प्रोटीन से ही एक फिनोमेना होता है, उसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एक फिनोमेना होता है क्या? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाना, घटाना। केमिकल चेंज जैसे पीएच बदल दिया, है ना। सो व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू केमिकल और फिजिकल चेंज, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द प्रोटीन आर डिस्टर्ब। प्रोटीन में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया था ना, अल्फा बीटा लिंक्स। So the hydrogen bonds are disturbed due to which globules get unfolded. Globules क्या होते हैं? 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स वगैरह सब जो होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? अनफोल्ड हो जाते हैं। वो ऐसे कॉइल्ड रहते हैं ना, तो सब अनफोल्ड हो जाते हैं, स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट होने लगते हैं, एंड हेलिक्स गेट्स अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्रोटीन अपनी जो परफॉर्म करना था एक्टिविटी वो खत्म हो जाती है उसकी, है ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो। So such this phenomena is called denaturation of protein, ठीक है। This phenomena is called denaturation of protein, तो ये तो रटना है। और during denaturation जो होता है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स आर खत्म हो जाते हैं, वो अनकॉइल होके पूरा खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉयड। 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। रिमेन्स इंटैक्ट मतलब 1 डिग्री नहीं चेंज होता है, वो वैसा के वैसे ही रहता है। तो ये दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, ये कब की बात हो रही है? डीनेचुरेशन के समय सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और 1 डिग्री स्ट्रक्चर जैसे का है वैसे ही रहता है, ठीक है ना। सो इट रिमेन्स इंटैक्ट। सो एग्जांपल आपका कहाँ पे ये दिखता है? कोआगुलेशन ऑफ व्हाइट एग ऑन बॉइलिंग। डीनेचुरेशन कब होता है? कोआगुलेशन ऑफ, कोआगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ व्हाइट एग ऑन बॉइलिंग। तो आप जब अंडा बॉईल करते हो तो क्या होता है? जो व्हाइट पार्ट है उसका, उसमें प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है। सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका इंटैक्ट रहता है, ठीक है। एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एक और होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने से क्या होता है? दूध जो है वो दही में बदल जाता है, ठीक है। और ये काम कौन करता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क बैक्टीरिया करता है ना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वही कर्डलिंग ऑफ मिल्क कॉज करते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज वेरी इजी, राइट। तो ये हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, नोट कर लो। एक और फिनोमेना होता है रीनेचुरेशन। क्या होता है? रीनेचुरेशन। सो कभी कभार प्रोटीन जो है माइल्ड कंडीशन में वो डीनेचर हो जाता है। क्या होता है ना, डीनेचर हो जाता है। और डीनेचर होने के बाद अगर मैं उसको एक उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लेस कर दूं, है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या कर दूं उसको प्लेस, डीनेचर होने के बाद, तो धीरे धीरे वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। प्रोटीन रिटेन्स, है ना, प्रोटीन वापस रीगेन कर लेता है अपना ओरिजिनल फॉर्म। सो पहले प्रोटीन था, उसको माइल्ड कंडीशन में डिस्टर्ब किया, डीनेचर किया, फिर उसको छोड़ दिया उसके नेचुरल एनवायरनमेंट, फिर प्रोटीन वापस रीजनरेट हो गया। इसको बोलते हैं रीनेचुरेशन, ठीक है। तो ये भी होता है, इजी है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे जो जेई में लगातार आ रही है, वो है टेस्ट्स फॉर प्रोटीन। नोट करो।
तो टेस्ट फॉर क्या देखना है अपने को, प्रोटीन्स के टेस्ट। पहला कौन सा टेस्ट है, निनहाइड्रिन टेस्ट, ठीक है। निनहाइड्रिन एक कंपाउंड होता है, आप गूगल कर सकते हो। प्रोटीन, सुनो इधर, प्रोटीन का प्रोटीन जब आपको टेस्ट करना है तो आपने वो लिया जो भी आपको लग रहा है शायद प्रोटीन हो सकता है, उसको लेके हम किसके साथ डालते हैं, प्रोटीन सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन। तो एक बेसिक सॉल्यूशन बनाया निनहाइड्रिन का, प्रोटीन उसमें डाल दिया, क्या कलर आया, डीप ब्लू आ सकता है या वायलेट पिंक आ सकता है, रेड तक आ सकता है कभी कभार। तो ये कलर चेंज जो आ रहा है इससे क्या कंफर्म होता है, प्रोटीन है वहां पे। फिर बायोरेट टेस्ट, बायोरेट टेस्ट कब लगाते हैं, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज पता है आपको, CONH, तो ये ग्रुप है कि नहीं उसमें, ऑब्वियसली होगा प्रोटीन में, तो पता करने के लिए, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज का स्पेशल टेस्ट, प्रोटीन एल्कलाइन सॉल्यूशन में लो, उसमें ड्रॉप्स ऑफ, एक ड्रॉप डालो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, ब्लूइश वायलेट कलर आएगा, ब्लूइश वायलेट कलर कंफर्म करेगा क्या, यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। मिलियंस टेस्ट, मिलियंस टेस्ट के लिए ये जो रिएजेंट लिया आपने, मिलियंस रिएजेंट बोलते हैं उसको। सो मिलियंस टेस्ट में क्या होता है, पहले तो याद रखना ये टेस्ट कौन कौन देते हैं, फिनॉल देते हैं या ऐसे प्रोटीन जिनमें फिनोलिक ग्रुप हो। एग्जांपल, प्रोटीन्स हैविंग टायरोसिन यूनिट, OH होता है ना टायरोसिन में, फिनॉल का, अरे ये होता है ना टायरोसिन में, स्ट्रक्चर ये मैंने बोला याद कर लो, ये पार्ट होता है अल्काइल ग्रुप, ये होता है टायरोसिन का, तो ये देखो फिनोलिक पार्ट है, सो फिनोलिक पार्ट है तो ये टेस्ट देगा क्या, मिलियंस टेस्ट, हाँ देगा। तो ये सारे प्रोटीन्स नहीं देते हैं, सिर्फ कौन से देते हैं, जिनमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट हो इस टाइप का। सो ये प्रोटीन, इसमें मिलियंस रिएजेंट डाला, सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी मर्क्यूरी नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड एंड लिटिल ड्रॉप्स ऑफ, सम ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रस एसिड। सो व्हाइट पीपीटी आना, व्हाइट पीपीटी आना क्या कंफर्म करेगा कि इट इज अ प्रोटीन हैविंग दिस टाइप ऑफ लिंकेज, कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। मिलियंस टेस्ट हो गया। ना लास्ट इज ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट या ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट। इसमें क्या है, प्रोटीन को नाइट्रिक एसिड में डालोगे तो येलो या ऑरेंज कलर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा प्रोटीन है। इसीलिए हमारे हैंड में क्योंकि प्रोटीन होता है, तो जब आप डालते हो नाइट्रिक एसिड तो वो येलोइश टर्न हो जाता है उसमें, हैंड में आप गिर जाएगा नाइट्रिक एसिड तो येलोइश टर्न हो जाएगा। ट्राई मत करना बात ना करो। और भी टाइप के प्रोटीन्स होते हैं पर हमें नहीं करने, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। तो ये सब बायो वाले ज्यादा अच्छे से करेंगे, अपने को केमिस्ट्री में ये सब इतना डिटेल में नहीं है। ठीक है, सब एंजाइम करेंगे इसके बाद, ये नोट कर लो। तो अब एंजाइम्स देखेंगे। प्रोटीन के बाद क्या आता है, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट कोलॉइड्स ऑफ प्रोटीन, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन एक्टिंग एज कैटलिस्ट, ठीक है। ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट एक्ट करते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन को ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइम। कौन से प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, रट लो, ठीक है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मॉलिक्यूल, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन अंडर माइल्ड कंडीशन, ये याद हो गया, ये तो आसान है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोला जाता है, क्यों बता चुका हूं, क्योंकि इनका कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन एक्ट्स एज कैटलिस्ट, इन्हीं को एंजाइम कहते हैं। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब जो बॉडी में अगर कोई रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटलाइज कर सकता है ना, प्लांट एनिमल किंगडम में। वेरी स्पेसिफिक, मतलब कुछ एक रिएक्शन हो रही है, मान लो जैसे सुक्रोज से कुछ बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और फ्रुक्टोज, सो सुक्रेज जो है, मान लो हमने लिया सुक्रेज, तो वो ये नहीं कि दुनिया के सारे रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, नहीं, सिर्फ इस रिएक्शन को ही कैटलाइज कर रहा है ना। बहुत स्पेसिफिक होता है अपने एक्शन ऑन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को बहुत ध्यान से चुनता है ना, सारे सबस्ट्रेट्स को कैटलाइज नहीं करता, सारे सबस्ट्रेट्स को कैटलाइज नहीं करता, वो सिर्फ बहुत सिलेक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है अपने रोल में। और एंड किससे किया जाता है जनरली एंजाइम्स को, जनरली हम एंजाइम को एज वर्ड से एंड करेंगे। जैसे सुक्रोज है तो एंजाइम क्या है, सुक्रेज, माल्टोज है तो एंजाइम माल्टेज, ऐसे करके, ठीक है। जैसे माल्टोज है, एंजाइम माल्टेज तो ग्लूकोज बनता था, याद करो माल्टोज का जो मोनोमेरिक यूनिट होता था अल्फा डी ग्लूकोज, दो यूनिट्स होते थे, उसको कैटलाइज कैसे किया हमने, माल्टेज, इस हाइड्रोलिसिस में है यहाँ वाटर में।
The enzymes which catalyze the oxidation of one substrate and with simultaneous reduction of the other are called oxidoreductase enzyme. मतलब ऐसा एंजाइम जैसे मान लो A plus B gives C और D हो रहा है ना, और मान लो A से C क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और B से D क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो साइमल्टेनियसली हो रही है, तो ये ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम क्या होता है, इसको भी कैटलाइज कर रहा है, इसको भी कैटलाइज कर रहा है, इसके ऑक्सीडेशन में भी सपोर्ट कर रहा है A to C, और B से D जाने में भी, रिडक्शन में भी सपोर्ट कर रहा है पैरेलली, तो इस टाइप के एंजाइम को बोलते हैं ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम, ठीक है, याद रखना। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम है सबस्ट्रेट, ये क्या है, सबस्ट्रेट, पहला रिएक्शन रिवर्सिबल और फास्ट है, तो क्या होता है, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेता है ना, क्योंकि एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को बाइंड करता है अपने सरफेस पे, तो एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, अरे देखा था हमने वहां पे ड्रग एक्शन वाला जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, उसके बाद उसको रिलीज करके क्या बना देता है, प्रोडक्ट, है ना, और ये छोटी नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है क्या होती है, आरडीएस होती है, मतलब स्लोएस्ट रिएक्शन होती है, और इनको ऐड कर दूं, अगर मैं ऐड करोगे तो ये ES कट गया, क्या मिल गया, E plus S gives E plus P, तो देखो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड किया, फिर एंजाइम बाहर आ गया, यानी कि कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन एंड इवेंचुअली कम्स आउट, वही दिख रहा है ना, और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट कर दिया, पैरेलली प्रोडक्ट, ठीक है। एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, बहुत ही एक ड्रॉप भी लोगे तो वो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज कर सकते हैं ना। एंजाइम्स आल्सो रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस, मतलब क्यों, क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट जैसा है, मान लो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो रही है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले क्या थी, ऐसे, जब तुमने कैटलिस्ट दिया तो हो सकता है ये एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम हो, ऐसा हो गया, यानी कि ये जो है कम हो गया ना, ये E1 था, ये E2 मान लो, तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ये E2 इज डेफिनेटली लेस देन E1, मतलब ये देखो ना, ये ऐसा हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है, और पहले कहाँ से कहाँ थी ये, तो देखो एंजाइम ने कैटलाइज कर दिया ना, सो दैट्स व्हाई दे आर रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स में बताया था। और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, एग्जांपल देखो कैसे वो कैटलाइज कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मली विदाउट, जैसे ये रिएक्शन थी ना, कौन सी, सुक्रोज वाली है ना, ये वाली, अगर विदाउट सुक्रेज ले, है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस करते थे ना हम सुक्रोज की ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, तो इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 6.22 किलोजूल पर मोल, जो कि हायर है, और जैसे ही हमने यहाँ पे क्या लगा दिया इसके साथ, सुक्रेज, तो अब कितनी हो गई यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, 2.15 किलोजूल पर मोल, कम हो गई कि नहीं, विदाउट एंजाइम ज्यादा थी, विद एंजाइम वही रिएक्शन फास्ट हो गई, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होना मतलब रिएक्शन फास्ट होना, तो फास्ट हो गई रिएक्शन, देयरफॉर ये इज रिड्यूस्ड, तो वही बात कह रहा है, ठीक है। सो ये हमारे एंजाइम के बारे में एनसीईआरटी में जो बातें वो है, और इसके अलावा मैं आपको एक लिस्ट दे दे रहा हूँ, कौन कौन से एंजाइम, थोड़े से एंजाइम की लिस्ट दे देता हूँ, एग्जाम मिटा देंगे साइड दो ही होगा, ये देखो, जैसे जाइमेज है ना, जाइमेज, ये किस रिएक्शन को कैटलाइज करता है बताओ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो इथेनॉल बनाते हैं ना, ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज से क्या बनता है, इथेनॉल, उस रिएक्शन को आपको बनाया ना अल्कोहल्स में, जाइमेज कैटलाइज करता है, बताया था अल्कोहल फिनोलिक सब चैप्टर में, याद आया नहीं आया। इन्वर्टेज किसको करता है, इन्वर्ट शुगर कौन होता है, सुक्रोज, है ना, तो सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, तो ये जो रिएक्शन है इसको सुक्रेज एंजाइम भी हो सकता है और इन्वर्टेज भी हो सकता है, और माल्टेज है ना, माल्टेज ये किसको करता है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, माल्टोज से 2 मोल जो ग्लूकोज बन रहे थे ना, उसको समझ में आ गया ऐसे। अल्फा अमाइलेज किसको करता है, स्टार्च से ग्लूकोज बनने का, स्टार्च से जब ग्लूकोज बनता है तो उसमें जो कैटलिस्ट होता है, मतलब ये हम कैटलिस्ट लिख रहे हैं, मतलब एंजाइम का नाम जो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट हो रहा है, स्टार्च से ग्लूकोज बनता है, तो कैटलिस्ट एंजाइम कौन है, ये है ना। लैक्टेज, लैक्टोज से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, लैक्टेज एंजाइम कब लेते हैं, लैक्टोज से जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, आपको पता है लैक्टोज का मोनोमर होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, बीटा फॉर्म से। फिर हमारा है इमल्सिन, इमल्सिन एक, अब देखो इसका नाम क्या एंड हुआ क्या, एज से नहीं ना, तो सेलुलोज से किसको कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को, कौन, इमल्सिन एंजाइम, ठीक है। फिर यूरिएज, तो यानी कि सारे एंजाइम एज से एंड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बोला था सब एंजाइम, मोस्ट ऑफ देम विल बी नेम्ड एंडिंग विद एज,
तो यूरियाज किसको करता है? यूरिया से CO2 और अमोनिया का बनना, CO2 और अमोनिया का बनना। ठीक है, ये रटना है आपको। पेप्सिन, पेप्सिन किसको करता है बताओ? आपको पढ़ा हुआ है, प्रोटीन्स टू अल्फा एल अमीनो एसिड, प्रोटीन्स से अल्फा एल अमीनो एसिड्स। ठीक है, पेप्सिन। और ट्रिप्सिन भी वही काम करता है, ट्रिप्सिन भी सेम काम करता है, मतलब ये दोनों सेम काम करता है। क्लियर हो गया? तो ये आप नोट कर लो, ये एंजाइम का की एग्जांपल्स दे दिए कि कौन सा एंजाइम किस रिएक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेई में आता है। ठीक है, सो एंजाइम की डेफिशिएंसी से बॉडी में डिजीज आ सकती है। एंजाइम डेफिशिएंसी डिजीज देखते हैं, एंजाइम डेफिशिएंसी डिजीज। एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है उससे डिजीज आ सकती है। फिनाइल कीटोन यूरिया, है ना, फिनाइल कीटोन यूरिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जाओ फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वो क्या है? इट इज कॉज्ड बाय द, इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। व्हिच एंजाइम? फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, है ना। इसकी ये एंजाइम है, ये क्या है? एंजाइम। इसकी डेफिशिएंसी होने से कौन सी बीमारी हो रही है? फिनाइल कीटोन यूरिया। फिर एल्बिनिज्म, एल्बाइनिज्म ये एक बीमारी होती है ना। तो इसका टायरोसिनेज, डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज, टायरोसिन में होता है ना, टायरोसिनेज एंजाइम टायरोसिन की कैटालिसिस करेगा। देखो टायरोसिन कंटेनिंग हो सकता है ना पार्ट, तो टायरोसिनेज। तो एल्बिनिज्म बीमारी जो है, हाइट छोटी होना होता है ना, क्या बोलते हैं? वो डॉर्फिज्म है, तो एल्बिनिज्म क्या? सन में ज्यादा नहीं करते। अच्छा, सन में। ये बाय वाले ज्यादा अच्छे से बताएंगे, है ना। बाय वाले यहाँ पे कान खड़े करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ये एंजाइम डेफिशिएंसी दो डिजीज है। और एक नोट लिख रहे हैं कि बात ना करो, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता है। It is used to dissolve blood clot. ब्लड क्लॉट अगर डिसॉल्व कराना है तो क्या कौन सा एंजाइम लेंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, याद रखना। बस ये इसमें एंजाइम में इतना ही है, तो एंजाइम इज आल्सो नॉन। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? विटामिन्स पढ़ने जा रहे हैं। एंजाइम पढ़ लिया। हाँ, विटामिन्स का एक बहुत ही अच्छा टेबल, ये डेफिशिएंसी डिजीजेस का टेबल है विटामिन का, और आपके एनसीईआरटी में इसमें जितना दिया है उससे ज्यादा ही है। ठीक है, और इनके कुछ कॉमन नेम्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, जैसे ये सब विटामिन ई का नाम क्या होता है, ये सब आपके एक्स्ट्रा नेम्स दिए हैं। ये दोनों तो एनसीईआरटी में है भी नहीं, B3 और B5 के बारे में नहीं बताया उन्होंने, बाकी सब एनसीईआरटी में दिया है, ये नहीं बताया। और इनके जो कॉमन कुछ नेम्स हैं कुछ जगहों पे नहीं दिए, जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो ये आपको टेबल एज इट इज आनी चाहिए। जेईई नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है इस टेबल से। ये डेफिशिएंसी है, मतलब ये इनकी डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज हो सकती है, यहाँ पे भी इनकी डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। पहले हम समझते हैं विटामिन होते क्या है। विटामिन मतलब कहां से आया विटामिन? वाइटल अमीन। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि अमीन्स होता है विटामिन में, है ना, इसलिए इसको पहले नाम दिया गया था विटामिन, है ना। क्या दिया गया था? विटामिन।
फिर बाद में इन्होंने देखा नहीं सारे विटामिन में नहीं अमीन होता है, तो ई ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसलिए ई ड्रॉप करके विटामिन बोला गया इसको, ठीक है। विटामिन समझ में आ गया? अरे आया ना। तो विटामिन करते क्या बॉडी में? सर्टेन फंक्शंस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ही कर रहे होंगे, है कि नहीं? ऑब्वियसली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात करें तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट है, इनका स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करना। सो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इज वेरी डिफिकल्ट। पता ही विटामिन तो पता ही है ना आपको, विटामिन पे क्या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के प्रोसेस के लिए, है ना। विटामिन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करना काफी डिफिकल्ट है, इसकी स्टडी नहीं करेंगे। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बेसिस पे, हाँ बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी वाटर में, अगर वाटर में सॉल्युबल है कौन से विटामिन बी और सी जनरली क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल, और विटामिन और ऑयल या फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो विटामिन के, ई, डी, ए, कीड़ा, कीड़ा, ये देखो बी सी कीड़ा, ठीक है, याद रहेगा तो याद ही रहेगा। वाटर, वाटर में कौन से विटामिन बी सी, आप टैबलेट लेते हो ना विटामिन बी पानी के साथ ही, और सी भी सेलिन 500 है, विटामिन सी पानी के साथ लेते हो। ऑयल फैट, ऑयल फैट में कौन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा, ठीक है। एंड विटामिन एच इज नाइदर फैट नॉर वाटर सॉल्युबल, विटामिन एच दोनों में सॉल्युबल नहीं है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है विच इज नॉट सॉल्युबल इन बोथ, विटामिन एच, ठीक है, हमें नहीं पढ़ना है, बस याद रखना दोनों में नॉट सॉल्युबल एट ऑल इन बोथ। और भी विटामिन होते हैं, ठीक है, ये लिमिटेड हमने नंबर लिखा, तो ये विटामिन के बेसिस हो गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पे? अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, विटामिन जो कीड़ा वाले विटामिन है ना, दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज। जो कीड़ा वाले हैं ये कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू या लिवर, है ना, समझ रहे हो। और जो बी और सी है दे मस्ट बी रेगुलरली सप्लाइड इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। सो हम क्या बोलेंगे, these two cannot be क्या, can't be stored in body, तो इसलिए हमको बाहर से लेना पड़ेगा, है ना। therefore regularly needed through diet, but except कौन सा स्टोर हो सकता है, B12, B12 can be stored except B12, है ना। B12 is a vitamin, B जो है विटामिन B में से B12 स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो वो बात एनसीईआरटी में, ये सारी बातें एनसीईआरटी में शॉर्ट में है, तो वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये टेबल से इसका लेना देना नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, एडिपोज टिश्यू, क्लियर हो गया। बताओ कीड़ा कहाँ स्टोर होता है, लिवर और एडिपोज टिश्यूज में, और विटामिन बी और सी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, इसलिए उनको रेगुलरली बाहर डाइट से लेना पड़ेगा, और एक्सेप्ट B12, B12 स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और तो अब हम आते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस पे। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, सेरोथैल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस, दो होती हैं। सेरोथैल्मिया में क्या होता है, कॉर्निया ऑफ द आई, आई के अंदर जो कॉर्निया होता है वो हार्डन हो जाता है। विटामिन B1 थायमीन होता है, जिसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी होते हैं, जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, और रिटार्डेड ग्रोथ भी होती है इसके ही डेफिशिएंसी से। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है, चिलोसिस होता है, दैट इज ड्राइंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग स्किन ऑफ सेंसेशन ऑफ स्किन, ठीक है। चिलोसिस क्या होता है, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, ठीक है। विटामिन B6 पायरोडोक्सिन, ठीक है, ये प्रोनाउंस कर लेना, पायरिडॉक्सिन बोल सकते हो, पायरिडॉक्सिन। ये मेंटल कंफ्यूजन को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब मेंटल कंफ्यूजन, तो ये आ चुका है पेपर में, ठीक है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कन्वर्जन होता है। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया था। पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से, जिसमें क्या होता है, आरबीसी डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जिसको स्कर्वी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जिससे डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, और ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, जिसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स होता है। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है आजकल, लिया करो, सनलाइट में बैठा करो, है ना, तो इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई टोकोफेरॉल कहलाता है, टोकोफेरॉल, और ये क्या करता है मस्कुलर वीकनेस आती है इसकी डेफिशिएंसी से, अगर ये कम हो जाए बॉडी में तो मस्कुलर वीकनेस आती है, इंक्रीज फ्रेजिलिटी इन आरबीसी, और आरबीसी फ्रेजाइल हो जाते हैं।
विटामिन के फाइलोक्विनोन बोलते हैं, फाइलोक्विनोन, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होगा, कट वट हो गया तो लेट क्लॉट होगा, है ना, तो दिक्कत हो सकती है ना भाई, ज्यादा लॉस हो सकता है ब्लड। विटामिन B3 नायसिन होता है, इससे बीमारी होती है पहले, अगर इसमें स्किन की डर्मेटाइटिस टाइप की सिचुएशन आ जाए, बस स्किन बहुत खराब हो जाती है ना, हाथ वाथ में रेडनेस जो आपने फोटो में देखा। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड कहलाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से स्वेलिंग इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये मतलब इंडाइजेशन और इस टाइप की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी बीमारी है वो सब स्टार्ट हो जाती है विटामिन B5 से। तो दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन्स इन आवर सिलेबस, ठीक है, सो विटामिन ओवर हो चुका है, तो ये नोट कर लो आप। आप क्या कर सकते हो, एक्सेस होने की वजह से, है ना, विटामिन एक्सेस जब हो जाए तो उससे क्या डिजीजेस आती है वो पता करो, ये तो डेफिशिएंसी डिजीज है ना, एक्सेस में जब हो जाएगा विटामिन तो उससे कौन सी बीमारी होती है, ये भी आप होमवर्क के लिए पता कर सकते हो, वैसे तो पूछा नहीं जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको जानना है तो जान सकते हो, मेडिकल वालों को तो पता होना चाहिए कि नहीं, तो बायो वाले इस पे रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, आगे करते हैं। सो अब हमारा विटामिन हो गया, लास्ट पार्ट बचा है न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अच्छा, उससे एक अलावा जेई में या नीट में प्रोटीन्स के ऊपर भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, तो ये नोट करो। वॉच की स्क्रीन में नहीं आएगी, पेन टूट गई हल्की सी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन हो पापा, ठीक है, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस आर प्रेजेंट इन, कौन होगा, है ना, न्यूक्लिक एसिड। अर्लियर इट वाज कॉल्ड न्यूक्लियन, अर्लियर कॉल्ड, पहले इसको न्यूक्लियन बोला जाता था, है ना, ठीक है, आया ना। सो पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, दे आर पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कौन होते हैं, बताओ बताओ, अरे क्रोमोसोम्स, पार्टिकल जो सेल में होते हैं, जिसके न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, जैसे ये सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ या ना, सेल है, ये न्यूक्लियस है, मान लो इसके अंदर क्रोमोसोम हो गए, हाँ या ना, और these chromosomes are made of proteins, है ना, and other biomolecule called nucleic acid, other biomolecule called nucleic acid. So nucleic acid क्या होते हैं बताओ, क्रोमोसोम को बनाने में दो चीज, ये क्रोमोसोम था हमारा, क्रोमोसोम, ये इसके अंदर, ये किससे बना है, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियस के अंदर, क्लियर हुआ। So particles in nucleus of cell responsible for heredity are chromosomes, which are made of proteins and biomolecules called nucleic acid. So nucleic acid are of two types of nucleic acid, है ना, टू टाइप्स, एक आरएनए होता है और एक डीएनए होता है, पहले डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपने पढ़ा होगा हेरिडिटरी मटेरियल कंटेनिंग, है ना, हेरिडिटरी मटेरियल इसमें होता है जेनेटिक। तो सही कह रहे हैं? अरे हाँ ना, बाय वालों को पता है कि नहीं यार? बाय वालों क्या हो गया? और ये क्या करता है? कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन और क्या क्या होता है आपका? ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है, उसके लिए आरएनए इस्तेमाल करते हैं। तो कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, आरएनए भी 3 टाइप के हमारे में है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, है ना। ठीक है ना? तो आरएनए भी 3 टाइप के हो गए, ट्रांसफर, मैसेंजर और राइबोसोमल। ठीक है, 3 टाइप के आरएनए होते हैं, याद रखना। क्यों भाई? ठीक है ना? यस सर। अभी ये नोट करो पहले, फिर इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो टीआरएनए क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, इन शॉर्ट। ठीक है ना? एमआरएनए क्या करते हैं? ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स आउटसाइड न्यूक्लियस, मतलब जेनेटिक कोड बेसिकली। और आरएनए क्या करते हैं? बोलो। राइबोसोम इन पेप्टाइड सिंथेसिस, है ना, पेप्टाइड सिंथेसिस में जो राइबोसोम्स होते हैं इन्वॉल्वमेंट। तो ये याद करना है आपको, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ये 3 टाइप के आरएनए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, रट्टा था। तो हमने क्या देखा? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? हाँ, क्या करता है? हेरिडिटरी मटेरियल। क्यों? क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड, अब क्या हम बोलेंगे आज से, अब से न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड विल बी नाउ कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब से हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। न्यूक्लियोसाइड नहीं, अलग है, न्यूक्लियोसाइड अलग होता है, न्यूक्लियोटाइड अलग होता है। तो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। मतलब न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 बातें होती है, 2 चीजों से बना है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट यूनिट, है ना, फॉस्फेट डाइएस्टर, फॉस्फेट लिंकेजेस। ठीक है, क्लियर? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड फर्दर बना है बेस और शुगर से। किससे बना है? बेस एंड शुगर कॉन्स्टिट्यूट द न्यूक्लियोसाइड पार्ट। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? बेस और शुगर मिला दो तो क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियोसाइड। और बेस, शुगर और फॉस्फेट मिला दो तो क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, बेस, शुगर, फॉस्फेट, 3 यूनिट्स होती है न्यूक्लियोटाइड में, जिसमें बेस शुगर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये नोट करो। तो ऐसा होता है बीएसपी, है ना। फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे क्या आया? फिर से रिपीट हुआ, शुगर, बेस, फॉस्फेट, ऐसे रिपीट हो रहा है। शुगर, बेस, फॉस्फेट, तो ये न्यूक्लिक एसिड का ऐसे एक्सटेंशन ऐसे कर दिया। तो एक ये जो यूनिट है ना, ये हमारी न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड। और ये पूरा स्ट्रेच कर दिया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, है ना। सो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे रिपीट हो रहा है ना। बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट। एवरी न्यूक्लियोटाइड हैज अ बेस, शुगर एंड फॉस्फेट लिंकेज। ठीक है, फास्फोरस का डाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड से आ रहा है, फॉस्फेट वाला पार्ट जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से आ रहा है। नोट कर लो। तो ये एन टाइम्स रिपीट कर दो तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा।
न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, so what is the monomer of nucleic acid? न्यूक्लियोटाइड। What is inside nucleotide? बेस शुगर फॉस्फेट, जिसमें बेस शुगर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, रट लो ऐसे ही, है ना? क्लियर हो गया, याद हो गया? अरे ये इमेजिन ही नहीं होगा तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ जो मैंने बात की बेस की, है ना, ये नाइट्रोजनस बेस होता है। ये कैसा बेस होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है। यहाँ बेसेस की लिस्ट है, जो हमने बेस यहाँ लिखे हैं ना, वो कौन कौन से हो सकते हैं। या तो वो pyrimidine डेरिवेटिव हो सकते हैं या प्यूरिन डेरिवेटिव हो सकते हैं। pyrimidine डेरिवेटिव में यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन होते हैं और प्यूरिन डेरिवेटिव में एडेनाइन और गुआनाइन होते हैं। तो ये जो बेस यहाँ पे, ये कितने हो सकते हैं? टोटल 5। ठीक है, या तो ये pyrimidine क्या होता है ये, और प्यूरिन ही होता है। या तो इससे डेरिवेटिव, इससे डिराइव हो, देखो इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर किसका है? इन तीनों का। और इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर किसका है? इन दोनों का। तो इसलिए इनको बोलते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव, इनको बोलते हैं pyrimidine डेरिवेटिव। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नंबरिंग कैसे करते हैं याद रखना, ये 9th नाइट्रोजन होता है, ये वाला 9th नाइट्रोजन याद रखना, और यहाँ 1st नाइट्रोजन याद रखना। ठीक है ना? ठीक है, तो जब 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 शुगर के साथ, ध्यान दो, शुगर के साथ बेस कौन सा यूज होता है? pyrimidine डेरिवेटिव। सो नाइट्रोजन का फर्स्ट वाला यूज होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेस में जो नंबरिंग है नाइट्रोजन की, वहां फर्स्ट नाइट्रोजन विद शुगर्स फर्स्ट कार्बन 1 1 होता है ना। और अगर प्यूरिन डेरिवेटिव है यहाँ बेस में, तो शुगर का फर्स्ट कार्बन किसके साथ? 9th नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? किस वाले, ये हट जाएगा और वहां से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये शुगर होता है ना, ये देखो शुगर ऐसा दिखता है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ जो बेस है वो कौन सा है? pyrimidine है, तो ये फर्स्ट नाइट्रोजन से जाके कहीं अटैच हो जाएगा। मतलब यहाँ वाले, ये देखो ये वाला है ना फर्स्ट नाइट्रोजन, ये हट जाएगा और ये फर्स्ट नाइट्रोजन से ये वाले नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, अगर pyrimidine बेस है। ठीक है, क्लियर हुआ? इजी है ना? और अगर प्यूरिन है, तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है वो 9th वाला होगा, ये वाला, मतलब यहाँ वाला, ये नाइट्रोजन देख रहा आप, ये वाला। क्लियर हुआ? फील है? तो शुगर विद 9th, हाँ ये फर्स्ट वाला था, ये 9th वाला, ये हो गया प्यूरिन वाले के अंदर, प्यूरिन बेस है, तो वो 9th नाइट्रोजन, और ये pyrimidine डेरिवेटिव है, मतलब ये 3। pyrimidine मतलब ये 3 और प्यूरिन मतलब ये दोनों। समझ में आया? पक्का क्लियर हो गया? मतलब यहाँ पे प्यूरिन डेरिवेटिव में कौन से हो सकते हैं? ये 9th वाला कौन सा होगा? या तो एडेनाइन होगा या गुआनाइन होगा। और इसमें क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन फर्स्ट वाला कौन सा होगा? यूरासिल, थायमीन या साइटोसिन में से कुछ हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? फील आ गई ना? ये इसका केमिस्ट्री पार्ट हो गया। बायो पार्ट थोड़ा अलग होता है, केमिस्ट्री पार्ट आपको समझ में आया? स्ट्रक्चर बेस्ड, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता। सो न्यूक्लियोसाइड, ये क्या बनाया मैंने? एक न्यूक्लियोसाइड बना दिया। देखो शुगर एंड बेस है कि नहीं यहाँ पे? ऑब्वियसली इसका आप स्ट्रक्चर बना लेना, मैंने उसको कनेक्शन दिखाया। यहाँ से ऑब्वियसली वो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, है ना, वो आप कर लेना। और यहाँ पे ये भी कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, है ना, वो देख लेना। तो दिस इज व्हाट इट मींस। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है बताओ? pyrimidine बेस्ड न्यूक्लियोसाइड कौन सा है? ये वाला। सो pyrimidine बेस्ड न्यूक्लियोसाइड में फर्स्ट शुगर का जो है वो फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है, और प्यूरिन बेस्ड न्यूक्लियोसाइड में 9th नाइट्रोजन इसके फर्स्ट उससे जुड़ा है। क्लियर हो गया ना? पक्का? सो न्यूक्लियोसाइड भी 2 टाइप के हो गए, न्यूक्लियोसाइड भी 2 टाइप के हो गए, एक pyrimidine बेस्ड और एक प्यूरिन बेस्ड, जिसमें बेस अगर pyrimidine बेस्ड है और अगर बेस प्यूरिन बेस्ड है। ठीक है, शुगर के साथ। क्लियर हो गया? अगर ये इमेजिन कर लिया है तो और आसान हो गया। अब क्या होता है, इस साइड में क्या होता है? फॉस्फेट लिंकेज होता है ना, इस साइड में क्या होता है? तो बेस, शुगर और फॉस्फेट। फॉस्फेट अगर आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। वो क्या कहलाने लगेगा? न्यूक्लियोटाइड। तो अगर इसी बेस शुगर, ये तो बेस शुगर है ना, बेस शुगर, बेस शुगर, इसमें अगर मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया लिंकेज, तो वो हो गया न्यूक्लियोटाइड कहलाने लगा। अभी ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है? दोनों ये न्यूक्लियोसाइड है, ये भी न्यूक्लियोसाइड है। ये प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है, ये pyrimidine बेस्ड न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? इसी में अगर मैंने फॉस्फेट लगा दिया आगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो न्यूक्लिक एसिड में ये मेन बातें हुई, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझना है क्यों इसको इस तरह से? वो स्ट्रक्चर्स पता नहीं हो, और आजकल ये जेई में ये सब स्ट्रक्चर नीट में आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इन यूरासिल पूछ लिया, आप बताओ
अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो क्या करोगे? विच इज द मोस्ट बेसिक साइट इन एडेनाइन? ये वाली तो पता करो। मतलब इस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। तो आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट परफॉर्म। सो ये सारे स्ट्रक्चर pyrimidine, प्यूरिन और इनके जो डेरिवेटिव्स है वो आपको पता होने चाहिए। अब सुनो, डीएनए में कौन कौन से बेसेस होते हैं? बेसेस इन डीएनए एडेनाइन, गुआनाइन। देखो दोनों में डीएनए हो चाहे आरएनए, उसमें दोनों टाइप के बेस होते हैं, दो प्यूरिन बेस्ड होते हैं, दो pyrimidine बेस्ड। सो AGCT मतलब एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमिन, ये चारों किसमें होते हैं? डीएनए में बेसेस। और आरएनए के स्ट्रक्चर में जो बेस होता है वो कौन सा होता है? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और यूरेसिल। सो ये तीन कॉमन होते हैं दोनों में। विच इज डिफरेंट? इसमें यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। मतलब यूरेसिल मतलब ये वाला आरएनए में होता है और ये किसमें होता है? डीएनए में। तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया है कि नहीं? यूरेसिल और थायमिन तो और इंपॉर्टेंट हो गया। ये आरएनए में प्रेजेंट है सिर्फ, डीएनए में नहीं, और ये डीएनए में प्रेजेंट है, आरएनए में नहीं, ठीक है। कौन सा बेस? ये वाला। क्लियर हो गया? कोई भी डीएनए हो, डीएनए में कई टाइप के होते हैं, मतलब कई टाइप मतलब उनके नाम अलग अलग बेस के साथ अलग अलग नाम, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन न्यूक्लियोसाइड कौन सा, उसके हिसाब से डीएनए का नाम बदलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाई न्यूक्लिक एसिड का फंडा पूरा क्लियर कर दिया आपको। और ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन वगैरह न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बुक में अच्छे से लिखी हुई है, ये तो आपको समझाने के लिए था। और इसमें पेयरिंग होती है, आप सुनो, होता क्या है कि डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है ना, डीएनए स्किन इनके क्या होते हैं? स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना। जैसे एक ऐसे चल रहा है तो दूसरा भी इसके साथ चल रहा है ना, पेयरिंग में चलते हैं दो डीएनए स्ट्रैंड्स। तो अब क्या होता है, मतलब ये डाइमराइज्ड होते हैं ऑलरेडी। ये क्या होते हैं? ऑलरेडी डाइमराइज्ड होते हैं। तो इसका जो बेस है, मान लो यहाँ पे बेस है ए और यहाँ बेस क्या है? टी। तो इस ए मतलब एडेनाइन बेस है मान लो, और यहाँ पे क्या है? थायमिन बेस है ना, दूसरे वाले स्ट्रैंड में। तो ये क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोलते हैं इनको। देखो क्या होगा, इनके बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? इसीलिए कभी कभार बुक्स में ए डबल बॉन्ड टी, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एडेनाइन के नाइट्रोजन, एडेनाइन में क्या होगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा, और थायमिन में भी नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई कि नहीं? इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर हुआ? इसी तरह तो और एक और पेयर है, मान लो यहाँ पे गुआनाइन बेस है, तो गुआनाइन किसके साथ करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? साइटोसिन के साथ, ठीक है। इसमें तीन साइट्स अवेलेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इसलिए जी ट्रिपल बॉन्ड सी दिखा देते हैं, पर वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं होते, वो हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? फील आ गई? तो ये हमारा डीएनए के अंदर होता है। तो आपको पूछा जाएगा, एक सीक्वेंस दे देंगे, है ना, ए टी ए समथिंग समथिंग, उसी का उल्टा कर देना। बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री बताओ तो उसका उल्टा करके लिख देना। अरे मान लो मैंने लिखा ए जी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताओ तो क्या होगा? टी सी। अरे ए का टी और जी का सी ना, ऐसे कर देना, ऐसे आएगा। ये रटना है सिंपल, कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात। तो ये डीएनए के अंदर जो क्वेश्चन आता है वही बता दिया। और देख लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आरएनए डीएनए आएगा। तो याद रखना, डीएनए में जो शुगर होता है वो कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोज। कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज। ये डीएनए में होता है, और आरएनए में राइबोज होता है, ठीक है। राइबोज, ये दोनों क्या होते हैं? एल्डो पेंटोज शुगर होते हैं एक्चुअली में, 5 मेंबर्ड वाले शुगर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, इनका साइक्लिक फॉर्म लिया, ये देखो साइक्लिक फॉर्म लिया कार्बोहाइड्रेट का, तो ऐसा बन गया था, है ना। यही शुगर्स थे। ये जो हम ये बना रहे हैं, ये क्या है? या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से। ये जो बना रहे हो आप 5 मेंबर ड्रिंक, या है तो ये शुगर है, या तो राइबोज शुगर हो गया, डीऑक्सीराइबोज। क्लियर हो गया? ठीक है। और इसमें जो है नेक्स्ट बात क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड है, नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोटाइड जो नेचुरली अकरिंग है, उसमें एडीपी एंड एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से? न्यूक्लियोसाइड जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है। इजी है, तो ये याद रखना। एटीपी क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर इन ऑल लिविंग सेल्स। ये एनर्जी कैरियर होता है सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, इन ऑल लिविंग सेल्स। सो ये न्यूक्लिक एसिड का बेसिक बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बता ही चुके हैं। आरएनए, टीआरएनए, ये सब आप देख लेना। कोडॉन आप पता कर लेना क्या होता है। वायरसेस में बता दो, अगर आपसे पूछा जाए एचआईवी और कोरोना वायरस आरएनए बेस्ड है, क्या है? हाँ, तो आपसे बोलेंगे आरएनए वायरस कौन से हैं? आरएनए वायरस में आपका सबसे, आरएनए वायरस जो होता है उसमें कोरोना वायरस आता है, जो आपको पूछ सकते हैं, और एचआईवी वायरस, ये दोनों हमारे आरएनए वायरस है। और इन्फ्लुएंजा वायरस तो है ना, इन्फ्लुएंजा या पोलियो वायरस, ये भी आरएनए वायरस है।
इन्फ्लुएंजा या पोलियो वायरस, ये सारे हमारे आरएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है। और टोबैको मोजाइक वायरस भी एक होता है, टोबैको मोजाइक वायरस, तो वो भी जो आता है बॉडी में वो भी क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। और डीएनए वायरसेस कौन से होते हैं, वही बता देते हैं। डीएनए वायरस देख लो, पॉलियोमा वायरस, हर्पीज, रेबीज, ठीक है, हर्पीज एंड रेबीज काफी पॉपुलर है, रेबीज वायरस, हर्पीज एंड रेबीज क्या होते हैं ये, और बैक्टीरियोफेज एंड पॉलियोमा वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, तो ये दोनों वायरस भी क्या होते हैं, डीएनए। तो ये डीएनए वायरस हो गया और ये आरएनए वायरस की लिस्ट आपके सामने, इजी है, याद करना है, रटना है ये सब, क्योंकि आ सकता है। वायरसेस क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड। वायरस होता क्या असली में, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनता है। प्रोटीन जब कंबाइन करता है किसके साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ, तो जो बनता है वो वायरस बन जाता है। क्रोमोसोम से सुंदर है। हाँ तो वो तुम जानो, तुम्हारा बायो वाले ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं भाई ये सब, है ना। मैं तो मामूली सा केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री में हमारे इतने डिटेल में नहीं है, नहीं हमारे को जितना है उतना इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता दिया आपको, अब आपके ऊपर इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड कर लेना न्यूक्लिक एसिड के लिए, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लिक एसिड हो गया यार, केमिस्ट्री में तो अच्छा है, अच्छा होता है, नहीं कुछ ही नहीं होता, जितना ही बता दो दुखी रहता है। ठीक है, लिख लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।